हेलो दोस्तों, सभी को नमस्कार। आज 26 अगस्त 2026 आए पढ़ते हैं आज की न्यूज़ के बारे में। जो मुख्य इंपॉर्टेंट न्यूज़ पढ़ते हैं कि पहला है संपादकीय न्यूज़ जनसत्ता से लिया गया कि साइंटेक्स से लिया गया हड्डियों की कमजोर से बढ़ता मनोभ्रंश या बायोटेक से भी इसको जोड़ सकते हो कि भारत में मनोभ्रंश की बीमारी से एक गंभीर एक 1 करोड़ से अधिक लोग पीड़ित हैं। यह बीमारी भले मस्तिष्क और स्मरण शक्ति से जुड़ी है, लेकिन इसका एक कारण हड्डियों का कमजोर होना भी है। आए पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये कि हड्डियों की कमजोरी या ऑस्टियोपोरोसिस या मनोभ्रंश या डिमेंशिया के बीच संबंध के बारे में विस्तार से बताता है कि भारत में मनोभ्रंश या डिमेंटिया से 1 करोड़ से अधिक लोग पीड़ित हैं। यद्यपि इसे मुख्य रूप से मस्तिष्क और स्मरण शक्ति या मेमोरी से जुड़ी बीमारी माना जाता है, लेकिन वैज्ञानिक सोच से पता चलता है कि हड्डियों का कमजोर होना भी इसका एक मुख्य कारण हो सकता है। बढ़ता आंकड़ा कि वैश्विक और राष्ट्रीय स्तर पर यह समस्या तेजी से बढ़ रही है और अनुमान है कि वर्ष 2036 में मनोभ्रंश से पीड़ित लोगों की संख्या भारत में लगभग 1.60 करोड़ तक पहुंच सकता है। वैज्ञानिक शोध डॉक्टर जेरॉड कैंडी और कोलंबिया यूनिवर्सिटी के बायोमेडिकल इंजीनियरिंग के नेतृत्व में हुए अध्ययनों से यह सामने आया है कि हड्डियों द्वारा साबित होने वाला एक खास हार्मोन या ऑस्टियोकेमिकल्स सीधे तौर पर मस्तिष्क के कार्य यथा याददाश्त और तनाव के स्तर को प्रभावित करता है। अगला है यही इसी का है हार्मोन का कार्य ऑस्टियोकैल्शियम की मस्तिष्क में न्यूरोट्रांसमीटर के निर्माण को बढ़ावा देता है, जिससे संज्ञात्मक क्षमताएं या कॉग्निटिव एबिलिटी और याददाश्त मजबूत रहती है। उम्र बढ़ने या शारीरिक निष्क्रियता के कारण जब हड्डियों कमजोर होता है तो इस हार्मोन का स्तर भी गिर जाता है, जिससे डिमेंशिया या जोखिम बढ़ता है। और बचाव के उपाय लेकिन बताया गया है कि हड्डियों और मस्तिष्क को स्वस्थ रखने के लिए यह परस्पर तालमेल जरूरी है कि नियमित व्यायाम या दौड़ना, कूदना, पैदल चलना जैसी गतिविधियों हड्डियों को मजबूत कर हार्मोन स्राव बढ़ाती है। पोषक तत्व आहार में उचित मात्रा से विटामिन डी और कैल्शियम का होना बेहद आवश्यक है। पोषक तत्व आहार में उचित मात्रा में विटामिन डी और कैल्शियम का होना बेहद आवश्यक है कि सामने सुनने की क्षमता बढ़ती उम्र में सुनने की क्षमता हेयरिंग लॉस घटने से मस्तिष्क के स्वास्थ्य पर भी नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिसका निदान समय पर किया जाना चाहिए। निष्कर्ष सरकारी पहल की मांग है। लेख के अंत में जोर दिया गया है कि डिमेंशिया के बढ़ते मामले में निपटने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम या सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र या उन्नत रिसर्च केंद्रों की स्थापना की जानी चाहिए, जिससे इस गंभीर मानसिक स्वास्थ्य चुनौतियों का प्रभावी समाधान खोजा जा सके। अगला है शिक्षण का दायरा। आई पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन से इस टॉपिक को जोड़ सकते दोस्तों जीएस के एजुकेशन। आई पढ़ते हैं शिक्षण का दायरा की मुख्य बातें पढ़ते हैं। सर्वांगीण विकास और आवश्यकता। लेख इस बात पर भी जोर देता है कि बच्चों की शिक्षा का दायरा केवल किताबी ज्ञान या स्कूली पाठ्यक्रम तक सीमित नहीं होना चाहिए। अतिरिक्त गतिविधियों का महत्व, जैसे पढ़ाई के साथ साथ खेलकूद, नृत्य, संगीत, चित्रकारी और योग और अन्य रचनात्मक गतिविधियों में भी भाग लेने से बच्चों के मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार होता है। और आत्मविश्वास और नुकसान। ऐसी गतिविधियों से बच्चों में आत्मविश्वास और रचनात्मक अनुशासन, संगठनात्मक और क्षमता और नेतृत्व, लीडरशिप और जैसे महत्वपूर्ण गुण विकसित होते हैं। और संतुलन बनाना जरूरी है। लेखिका के अनुसार बच्चों के बेहद भविष्य के लिए उनकी पढ़ाई और अन्य बाहरी गतिविधियों के बीच एक सही तालमेल का संतुलन बनाना बेहद आवश्यक है। बहुत इंपॉर्टेंट था। आइए पढ़ते अगला है कि ताक पर औचित्य। आइए पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में। ये भी संपादकीय न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि ताक पर औचित्य। इस लेख में डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम को के बार मिलने वाले या पेरोल और फरलो की सुविधा पर गंभीर सवाल उठाए गए हैं। नियमों का दुरुपयोग। लेख की शुरुआत में यह चिंता जताई गई है कि जो कानून आपातकालीन परिस्थितियों में विशेष जरूरतों के लिए बनाए जाते हैं, उनका लाभ कुछ खास प्रभावशाली लोगों को विशेष सुविधा देने के लिए किया जाने लगता है और इसे कानून का खुला दुरुपयोग और आम नागरिकों के साथ भेदभाव बताया गया है। बार पेरोल मिलने पर सवाल। संपादक ने सवाल उठाया है कि हत्या और बलात्कार जैसे जघन्य अपराधों में दोषी ठहराए जाने के बावजूद राम रहीम को बार पेरोल, जैसे हाल ही में मिली 21 दिनों की पेरोल और फरलों की रियायतों क्यों दी जा रही है। तो क्या सरकार अन्य कैदियों के प्रति भी इतनी उदारता दिखाती है। राजनीतिक संबंध और चुनाव। लेख में इस बात पर विशेष ध्यान आकर्षित किया गया है कि राम रहीम की पेरोल समय अक्सर पंजाब या हरियाणा के चुनाव के समय ही क्यों मेल खाता है, क्योंकि पंजाब और हरियाणा में उसके अनुयायी की संख्या काफ़ी बड़ी है। इसलिए सरकार पर यह आरोप लगाया जा रहा है कि चुनावी लाभ उठाने के लिए उद्देश्य से उसे बार जेल से बाहर आने की अनुमति दी जा रही है। और न्याय व्यवस्था पर चोट। अंत में कहा गया कि सरकार इस प्रकार की राजनीतिक उदारता और कानून की मनमानी व्यवस्था करने से न्याय की मूल्य अवधारणा और कानून की निष्पक्षता को गहरी चोट पहुंच रही है। जानलेवा शोर। आए पढ़ते हैं कि ये पोल्यूशन और प्रदूषण से रिलेटेड है। जीएस पेपर 3 से इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आए पढ़ते हैं कि जानलेवा शोर ध्वनि प्रदूषण की गंभीर समस्या मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले उसके हानिकारक प्रभावों के बारे में बात करता है। नीचे इस लेख का विस्तृत हिंदी अनुवाद और मुख्य बिंदुओं का विश्लेषण दिया गया है। पढ़ते हैं कि जानलेवा शोर बढ़ती समस्या। आज के समय में वायु प्रदूषण की तरह ही तेज आवाज़ या ध्वनि प्रदूषण का शोर भी एक बहुत गंभीर समस्या बन गया है। महानगरों से लेकर छोटे छोटे कस्बों तक सभी प्रकार चपेट में आ चुके हैं और स्वास्थ्य पर प्रभाव। इससे अत्यधिक शोर का मानव स्वास्थ्य पर दीर्घकालिक लंबे समय तक रहने वाले बहुत बुरा प्रभाव पड़ सकता है। लगातार अत्यधिक शोर के संपर्क में
में रहने के कारण लोगों में उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर, अनिद्रा या इंसोम्निया, या मानसिक तनाव या मेंटल स्ट्रेस, बड़ापन या चिड़चिड़ापन और जैसी गंभीर स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो सकती है। कई कई बार इसके तत्कालीन और घातक परिणाम भी देखने को मिलते हैं। एक दुखद घटना का उदाहरण है। ऐसे ही एक घटना उत्तर प्रदेश के बरेली में पिछले सोमवार को सामने आई। वहाँ सड़क पर तेज आवाज़ में डीजे बज रहा था और जब उसके पास से एक 60 वर्षीय बुजुर्ग महिला गुजरती तो उसे आवाज़ के कारण अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई, उनकी मृत्यु हो गई। नियमों का उल्लंघन और लापरवाही। सवाल यह उठता है कि जब देश में ध्वनि प्रदूषण रोक लगाने के लिए स्पष्ट कानूनी प्रावधान है तो फिर सार्वजनिक स्वास्थ्य पर अत्यधिक तेज आवाज़ में डीजे बजाने या लाउड स्पीकर के इस्तेमाल की अनुमति क्यों और कैसे दी जाती है? यदि कोई इन नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ सख्त प्रशासनिक कार्रवाई क्यों नहीं की जाती है? सरकारी प्रावधान उनकी ज़मीनी हकीकत। फिर गौर करने वाली बात है कि देश में ध्वनि प्रदूषण विनियमन और नियंत्रण अधिनियम के तहत विभिन्न क्षेत्रों जैसे आवासीय, वाणिज्य, शांत क्षेत्र आदि के लिए ध्वनि के स्तर की सीमाएं पहले से निर्धारित की गई हैं। तो कई जगह सड़कों और या रास्तों के किनारे इसके सूचक बोर्ड लगाने के भी नियम है। बहुत से अस्पतालों और रिहायशी इलाकों को आधिकारिक तौर पर ध्वनि निषेध क्षेत्र या नो हॉकिंग साइलेंट जोन घोषित किया गया है। और बड़े शहरों में इस बात पर निगरानी रखने के लिए विशेष यंत्र या साउंड लेवल मीटर्स भी लगाए गए हैं। प्रशासनिक ढिलाई। इन तमाम कानून और प्रशासनिक व्यवस्था के बावजूद आज भी जमीनी स्तर पर तेज आवाज़ के शोर पर लगाम नहीं लग पा रही है। इसके लिए पूरी तरह से संबंधित या सरकारी विभाग की घोर लापरवाही जिम्मेदार है। और धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को अक्सर बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है, लेकिन सड़कों पर रोज होने वाले इस जानलेवा ध्वनि प्रदूषण को रोकने में प्रशासन गंभीर नजर नहीं आता है। निष्कर्ष, समाज में अब यह आम धारणा बन चुकी है कि यदि सड़क पर तेज आवाज़ में डीजे बजाने से किसी बेकसूर की जान चली जाती है तो इसका असल जिम्मेदार कौन है? शासन और प्रशासन को इस विषय पर या कागजों से हटाकर गंभीरता से विचार करना चाहिए। और सिर्फ कागजों में कानून बना देने से व्यवस्था में सुधार नहीं होता है, बल्कि उसे पूरी शक्ति के साथ धरातल पर लागू करना बेहद जरूरी है। मुख्य बिंदु और स्वास्थ्य संबंधी जटिलताएं। लेख में ध्वनि प्रदूषण से होने वाले निम्नलिखित प्रमुख दुष्प्रभाव को रेखांकित किया गया है कि रोग और समस्या, उच्च रक्तचाप, प्रभाव का प्रकार, शारीरिक विवरण, अचानक लगातार तेज आवाज़ से दिल की धड़कन और रचनात्मक बढ़ जाना, अनिद्रा और चिड़चिड़ापन, मानसिक व शारीरिक। रात के समय शोर के कारण नींद पूरी नहीं होती है, जिससे व्यवहार में चिड़चिड़ापन आता है और बहरापन या संवेदी कि सेंसोरी। लंबे समय तक उच्च डेसिबल या डीबी के संपर्क में रहने से सुनने की क्षमता हमेशा के लिए खत्म हो जा सकती है। मानसिक तनाव या मनोवैज्ञानिक कि लगातार होने वाले शोर या मानसिक शांति को भंग करता है और एंजाइटी को बढ़ाता है। समान स्वास्थ्य संबंधी धाराएं। अत्यधिक ध्वनि प्रदूषण वाले क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को अपने कानों की सुरक्षा के लिए या एयर प्लग का उपयोग करना चाहिए और समय समय पर अपनी सुनने की क्षमता की जांच करानी चाहिए। यह जानकारी केवल समान जागरूकता और लेख के अनुवाद के उद्देश्य से दी गई। किसी भी स्वास्थ्य संबंधी या समस्या के लिए कृपया योग्य चिकित्सक या डॉक्टर से परामर्श लें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत की ई भुगतान प्रणाली में बड़ा बदलाव आया है। यूपीआई 10 वर्ष लेनदेन में डिजिटल हिस्सेदारी बढ़कर 87% हुई है। पढ़ते हैं इसको, इकोनॉमिक्स से रिलेटेड इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं दोस्तों। न्यूज़ के टॉपिक से आए पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। पॉलिटिक्स से भी जोड़ सकते हैं कि भारत की एकीकृत या भुगतान प्रणाली यूपीआई के 10 वर्ष पूरे होने के अवसर पर इसके अभूतपूर्व विस्तार और डिजिटल अर्थव्यवस्था में इसके प्रभुत्व को रेखांकित करता है। डिजिटल हिस्सेदारी में भारी उछाल। देश के कुछ डिजिटल लेनदेन में यूपीआई की हिस्सेदारी पिछले 10 वर्षों में बढ़कर 87% पहुंच गई है। 10 वर्षों का शानदार सफर। यूपीआई की शुरुआत 25 अगस्त 2016 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई की देखरेख में भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एनपीसीआई द्वारा की गई थी और लेनदेन में 13,000 गुना की वृद्धि और वार्षिक लेनदेन की संख्या वित्त वर्ष 2016 से 17 में 1.78 करोड़ से बढ़कर वित्त वर्ष 2025 से 26 में 24,162 करोड़ से अधिक हो गई है। मूल्य में 4,000 गुना से अधिक का इजाफा। इसी समान अवधि में कुल लेनदेन का मूल्य 0.07 लाख करोड़ रुपए से उछलकर करीब 314 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। वैश्विक स्तर पर मान्यता। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने लेनदेन की संख्या के आधार पर यूपीआई को दुनिया की सबसे बड़ी रियल टाइम भुगतान प्रणाली के रूप में मान्यता दी है। वर्तमान में यह दुनिया के 11 देशों में संचालित हो रहा है। प्रशासनिक ढिलाई। इन तमाम कानून और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बावजूद आज भी जमीनी स्तर पर तेज आवाज़ के शोर पर लगाम नहीं लग पा रही है और इसके लिए पूरी तरह से संबंधित सरकारी विभागों की घोर लापरवाही जिम्मेदार है। और धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर के इस्तेमाल को तो अक्सर बड़ा मुद्दा बना दिया जाता है, लेकिन सड़कों पर रोज होने वाले इन जानलेवा ध्वनि प्रदूषण को रोकने पर यह प्रशासन गंभीर नजर नहीं आता। निष्कर्ष, समाज में अब यह आम धारणा बन चुकी है कि यदि सड़क पर तेज आवाज़ में डीजे बजाने से किसी बेकसूर की जान चली जाती है तो इसका असल जिम्मेदार कौन है? शासन और प्रशासन को इस विषय पर कागजों से हटकर गंभीरता से विचार करना चाहिए और सिर्फ कागजों के कानून बना देने से व्यवस्था में सुधार नहीं होता है, बल्कि उसे पूरी शक्ति के साथ धरातल पर लागू करना बेहद जरूरी है।
H1N1 से सबसे अधिक खतरा बच्चों व बुजुर्गों को। आइए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, साइंस टैग या बायो टैग से इस टॉपिक को जोड़ सकते हैं कि दिल्ली में स्वाइन फ्लू H1N1 संक्रमण के बढ़ते प्रकोप या इससे जुड़े खतरों के बारे में बात कर रहे हैं कि मुख्य बात है कि सबसे अधिक खतरा कि वायरस बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिला और पहले से ही किसी गंभीर बीमारी, अस्थमा या डायबिटीज, दिल की बीमारी से पीड़ित लोगों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक है। तो मामलों में उछाल। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के अनुसार दिल्ली में इन्फ्लुएंजा ए के मामले 2300 से अधिक हो चुके हैं और जिसमें 1777 से ज़्यादा मामले अकेले H1N1 स्वाइन फ्लू के हैं। सिम्टम्स कि H1N1 संक्रमण के मुख्य लक्षणों के में निम्नलिखित शामिल है कि बुखार व या ठंड, खांसी और गले में खराश, सिर दर्द, बदन दर्द और अत्यधिक थकान, नाक बहना या नाक बंद होना। तो कुछ मरीजों विशेषकर बच्चों में उल्टी, दस्त, जी मिचलाने की शिकायत भी हो सकती है। और गंभीर चेतावनी के लक्षण कि यदि किसी मरीज में नीचे दिए गए लक्षणों दिखे तो उन्हें तुरंत अस्पताल में भर्ती करने की आवश्यकता हो सकती है। तो सांस लेने में अत्यधिक परेशानी होना कि छाती, सीने में लगातार दर्द, लगातार बहुत तेज बुखार बने रहना और भ्रम या कन्फ्यूजन या बेहोशी की स्थिति होना और होठों या नाखूनों का रंग नीला हो पड़ना और जो शरीर में ऑक्सीजन की गंभीर कमी या न्यूमोनिया का संकेत और बचाव और डॉक्टर की सलाह, जांच और दवाएं। स्वाइन फ्लू की जांच और इसके इलाज के लिए जरूरी दवाएं जैसे ओसेल्टामिविर जो सरकारी अस्पतालों और प्रमुख जांच केंद्रों में उपलब्ध है। सावधानियां, भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर या मास्क पहने, हाथ को बार बार धोए, हैंड हाइजीन और लक्षण दिखने पर खुद से एंटीबायोटिक दवाएं लेने के बजाय तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें। अगला है कि प्रजनन विकास के बढ़ने में गर्भाशय की अनियंत्रित कोशिकाओं की मिली भूमिका। पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि बायोटेक या साइंटेक से रिलेटेड है। पढ़ते हैं कि एंडोमेट्रियोसिस नामक प्रजनन विकास में गर्भाशय की अनियंत्रित कोशिकाओं और स्टेम सेल्स की भूमिका पर आधारित एक महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और अध्ययन की जानकारी देता है। और यह अध्ययन भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य अनुसंधान संस्थान या NIRRCH द्वारा किया गया है कि विवरण नीचे दिए गए बिंदु हैं कि अध्ययन का दायरा। शोधकर्ताओं ने एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित 72 महिलाओं, इस बीमारी से मुक्त 24 महिलाओं के गर्भाशय के नमूने का तुलनात्मक अध्ययन किया है। तो कोशिकाओं में अंतर कि शोध में पाया गया है पीड़ित महिलाओं के गंभीर के गर्भाशय के अंदरूनी हिस्से या यूटेराइन या इंडोमेट्रियम या गर्भाशय के बाहर विकसित हुए एंडोमेट्रियो के घाव या लेशन में मौजूद कोशिकाओं की संख्या और उनके लक्षणों में काफ़ी अंतर होता है। और स्टेम सेल्स की भूमिका सामान्य महिलाओं की तुलना में एंडोमेट्रियोसिस से पीड़ित महिलाओं के गर्भाशय में विशेष प्रकार की प्रसक्षम या प्रोजेनिटर और स्टेम कोशिकाएं अत्यधिक मात्रा में पाई गई हैं। ये कोशिकाएं तेजी से विभाजित होने और अनियंत्रित रूप से बढ़ने की क्षमता रखती है और बीमारी का फैलाव घाव में मौजूद विशेष रिसेप्टर्स जैसे CD73, CD90, CD105 से संयुक्त कोशिकाएं इस बीमारी के बढ़ने या नए घाव बनाने या इसके शरीर के अन्य अंगों में फैलने के लिए जिम्मेदार हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस के लक्षण कि ले के अनुसार गर्भाशय की इन कोशिकाओं के अनियंत्रित व्यवहार के कारण महिलाओं को निम्नलिखित समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। और पेट के निचले हिस्से या पेल्किन क्षेत्र में तेज और पुराना दर्द और मासिक धर्म या पीरियड से जुड़ी गंभीर समस्या और अत्यधिक दर्द और प्रजनन क्षमता या प्रभावित होना और बांझपन या इनफर्टिलिटी की समस्या होना। कि उपचार की दिशा या फ्यूचर ट्रीटमेंट कि इस अध्ययन का यह मुख्य उद्देश्य बीमारी के सटीक कारणों को समझकर इसके बेहद इलाज के लिए तलाशना और गर्भाशय और उसके बाहर मौजूद इन अलग अलग कोशिकाओं की पहचान होने से भविष्य में लक्षित थेरेपी या टारगेटेड थेरेपी या दवाओं की मदद से इन अनियंत्रित कोशिकाओं को बढ़ने से रोका जा सकेगा और जिससे इस दर्दनाक बीमारी की अधिक प्रभावी उपचार संभव हो पाएगा। और चिकित्सा या अस्वीकृतिकरण कि यह जानकारी केवल समान जागरूकता शैक्षणिक शिक्षकों के लिए है और किसी भी चिकित्सक या समस्या लक्षणों या उपचार के लिए हमेशा किसी योग्य स्त्री रोग विशेषज्ञ या गायनोकोलॉजिस्ट या चिकित्सा विशेषज्ञ से परामर्श ले। अगला है देश भर में या SC या ST के लिए बढ़ेगी विशेष पुलिस स्टेशनों की संख्या। पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि देश भर में अनुसूचित जाति या SC या अनुसूचित जनजाति ST के लिए विशेष पुलिस स्टेशनों की संख्या बढ़ाने की योजना के बारे में कि अखबार की इस रिपोर्ट या पंकज रोहिला द्वारा लिखित के मुख्य बिंदु या निम्नलिखित है कि मुख्य योजना और कार्यान्वयन अवधि कि इस लक्षण या अवधि यह योजना वित्तीय वर्ष 2026-27 से 2030-31 के बीच अगले 5 वर्षों में पूरे देश में लागू की जाएगी। और उद्देश्य SC ST वर्गों के अधिकारों की रक्षा करना और उनसे संबंधित मामलों का तेजी से निपटारा सुनिश्चित करने के लिए विशेष पुलिस स्टेशन थाने स्थापित करना। संसदीय समिति की सिफारिश है। वर्तमान में करीब 3 दशक
बीत जाने के बाद भी केवल 7 केंद्र शासित प्रदेशों और राज्य में ही इस तरह के विशेष पुलिस स्टेशन पूरी तरह क्रियाशील और समिति का रुख सामाजिक न्याय और अधिकारिता मामलों की अस्थायी समिति ने इस स्थिति पर यह चिंता जताई है और समिति ने नए पुलिस स्टेशनों की व्यवस्था के लिए केंद्र सरकार को तत्काल वित्तीय और प्रशासनिक या अनुमोदन या अप्रूवल देने की सिफारिश की है। वो लागत की की बावरा इस नए स्टेशनों को स्थापित करने का खर्च केंद्र और राज्य सरकारें मिलकर उठाएगी और कानूनी प्रावधान और तंत्र नियम SC/ST या अत्याचार निवारण नियम 1995 के तहत पहले से ही ऐसे विशेष पुलिस स्टेशनों या खोलने का प्रावधान मौजूद है। यह त्वरित न्याय इन विशेष स्थानों का मुख्य उद्देश्य ऐसे संवेदनशील मामलों की जांच में तेजी लाना और पीड़ित को समय पर न्याय दिलाना। स्मार्ट तकनीक से हो सकेगी एल्जाइमर की पहचान। पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि बायोटेक साइंटेक्स GS3 से रिलेटेड है। पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि मुख्य समाचार, स्मार्ट तकनीक से हो सकेगी एल्जाइमर की पहचान। तो शोधकर्ताओं ने एल्जाइमर बीमारी का पता लगाने के लिए एक नया और असामान्य तरीका खोजा है और इसके लिए एक विशेष स्मार्टफोन ऐप विकसित किया गया है जो एल्जाइमर की गंभीरता को सटीक रूप से बता सकती है। और तकनीक और काम करने की तरीका, बायोमार्कर की पहचान। यह तकनीक रक्त में मौजूद या एमाइलॉइड्स बीटा या टाउ के नाम से प्रोटीन या बायोमार्कर का पता लगाती है। स्मार्टफोन्स में लगे या फ्लोरोसेंस या इमेजिंग सेंसर की मदद से रक्त के कानूनों में इन प्रोटीन की जांच की जाती है और यह सस्ता या आसान कि पारंपरिक जांच जैसे PAT या स्कैन और MRI काफ़ी महंगे होते हैं और जबकि यह नया तरीका बहुत किफ़ायती और सुलभ है। एल्जाइमर के बारे में जानकारी, यह दिमाग से जुड़ी एक ऐसी बीमारी है जो धीरे धीरे याददाश्त और सोचने की क्षमता और रोजमर्रा के कामों को रोकने के तरीकों को नष्ट कर देता है। मस्तिष्क में इन प्रोटीन के जमा होने से तंत्रिका कोशिकाएं खराब होने लगती है जिससे यह भूलने की समस्या पैदा होती है और वैज्ञानिक ने चूहों पर इसका सफल परीक्षण कर लिया है और जल्द ही इंसानों पर इसका क्लिनिकल ट्रायल शुरू करने की योजना है। आगे बढ़ते हैं कि अगला न्यूज़ है कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से कहा कि EPF और ITR के आंकड़ों का दुरुपयोग रोकें। न्यूज़ के बारे में फर्जी बीमा के दावों की जांच के लिए सभी राज्यों में SIT बनाई जाए। न्यूज़ के बारे में कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा केंद्र सरकार को दिए गए 2 महत्वपूर्ण निर्देश के बारे में कि IPFO या ITR डेटा के दुरुपयोग पर रोक। मुख्य शीर्षक के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO और आयकर रिटर्न ITR के संवेदनशील आंकड़ों के गलत इस्तेमाल को रोकने के निर्देश दिए हैं। और चिंता का विषय, शीर्ष अदालत ने कहा है कि निजी कंपनियों तक नागरिकों के वित्तीय और व्यक्तिगत डेटा की पहुंच होना बेहद चिंताजनक है। गोपनीयता का मुख्य, याचिकाओं ने कोर्ट को बताया कि आधिकारिक जांच के नाम पर लोगों के पेन नंबर और या यूनिवर्सल अकाउंट नंबर UAN जैसी गोपनीयता जानकारी निजी अस्पतालों तक पहुंच रही है और इससे डेटा लीक होने और निजी जानकारी की व्यावसायिक इस्तेमाल होने का गंभीर खतरा पैदा हो गया। और सुप्रीम कोर्ट का रुख, अदालत ने इस मुद्दे को काफ़ी गंभीर माना है और केंद्र सरकार को निर्देश दिया गया है कि वे सुरक्षा उपायों को मजबूत करें ताकि बिना पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था के निजी कंपनियां इस डेटा तक न पहुंच सकें। अगला है फर्जी बीमा दावों की जांच के लिए SIT का गठन। अखबार के दाईं ओर शीर्षक है कि सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को फर्जी बीमा दावों की जांच करने के लिए विशेष जांच दल SIT गठित करने का आदेश दिया है। और जांच का कारण कोर्ट के संज्ञान में आया है कि देश भर में बड़े पैमाने पर सड़क दुर्घटनाओं में शामिल वाहनों से जुड़ी फर्जी या क्लेम या फाइल किए जा रहे हैं और इसमें कुछ संदिग्ध वकीलों और गिरोह की मिलीभगत पाई गई है। और कार्रवाई, अदालत ने इस घोषणा पत्र धोखाधड़ी पर सख्ती दिखाते हुए राज्यों को मामले को SIT के पास भेजने और बिना किसी या ढिलाई के दोषियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। अगला है कि समुद्री सूचना कंपनी या केपलर के आंकड़ों से मिली जानकारी कि पश्चिम एशिया संकट के कारण आपूर्ति प्रभावित है। भारत ने अमेरिका से LPG और LNG की खरीद बढ़ाई है। न्यूज़ के बारे में कि पश्चिम एशिया संकट के कारण या पारंपरिक या खाड़ी देशों से आपूर्ति या बाधित होने के बाद भारत द्वारा अमेरिका से LPG और LNG की आयात में की गई भारी बढ़ोतरी के बारे में कि समुद्री खुफिया डेटा या फर्म केपलर के आंकड़ों पर आधारित इस रिपोर्ट के मुख्य विवरण और आंकड़े। गैस आयात में अमेरिका की बड़ी हिस्सेदारी और अगस्त में भारत की कुल या तरलीकृत पेट्रोलियम गैस या LPG आयात में अकेले अमेरिका की हिस्सेदारी 73% से अधिक दर्ज की गई है। और आयात का यह परिणाम, भारत ने अगस्त महीने में अमेरिका से लगभग 6.2 लाख टन LPG का आयात किया, जबकि इससे पिछले महीने यानी जुलाई में यह आंकड़ा 8.9 लाख टन था। और या पारंपरिक खाड़ी देशों से आपूर्ति में भारी गिरावट। अगस्त में संयुक्त अरब अमीरात UAE से भारत का LPG आयात घटकर केवल 1.4 लाख टन रह गया है और कतर से 60,000 टन LPG की आपूर्ति हुई है। और सऊदी अरब ने जुलाई अगस्त दोनों ही महीने में भारत को शून्य कोई नहीं LPG की आपूर्ति की। और LNG में भी बदलाव। LPG की तरह ही या तरलीकृत प्राकृतिक गैस LNG की खरीद के रुख भी अमेरिका की तरफ बढ़ा है। अगस्त में भारत ने अमेरिका से 7.5 लाख टन
LNG का आयात किया, जो जुलाई में 7.2 लाख टन था। कभी भारत का सबसे बड़ा LNG आपूर्ति करता रहा। कतर इस क्षेत्र में काफ़ी पीछे छूटा है। इस बदलाव का मुख्य कारण है कि पश्चिम एशिया या मिडिल ईस्ट में जारी संघर्ष, और विशेष रूप से कि ईरान अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के कारण हर्मुज़ जल मरुमध्य स्ट्रेट ऑफ हर्मुज़ का मार्ग प्रभावी रूप से बाधित होना, और यह जलमार्ग खाड़ी देशों से भारत जैसे कि बड़े उपभोक्ताओं देशों तक कच्चे तेल और गैस की सुरक्षित या शिपिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण लाइफलाइन माना जाता है। कि भारत पर आर्थिक प्रभाव, कि केपलर के मॉडलिंग विशेषज्ञों या सुमित या रितोलिया के अनुसार इस आपूर्ति की विविधीकरण ने भारत की ऊर्जा सुरक्षा को तो मजबूत बनाए रखा है, लेकिन लंबी समुद्री दूरी तय करने के कारण माल ढुलाई या फ्रेट्स, बीमा और कमोडिटी की कीमतों में उछाल आया है, जिससे भारत की कुल गैस आयात लागत काफ़ी बढ़ गई है। अब B1 B2 वीज़ा धारकों पर गिरेगी गाज। आए पड़ते हैं, अमेरिका प्रशासन 2 लाख वीज़ा रद्द करने की तैयारी में। अमेरिका के या कॉलेजों में घटे भारतीय छात्रों के आवेदन। आए पड़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में। संयुक्त राज्य अमेरिका यूएस की अब्राजन और वीज़ा नीतियों में हाल ही में हुए 2 बड़े बदलावों को दर्शाता है। B1 B2 वीज़ा रद्द करने की तैयारी की मुख्य खबर है। ट्रंप प्रशासन अमेरिका में शरण या एस्युलम चाहने वाले लगभग 2 लाख विदेशियों के बिजनेस या B1 या टूरिस्ट B2 वीज़ा रद्द करने की तैयारी कर रहा है। और कारण है कि प्रशासन का मानना है कि इन लोगों ने शुरू में या शॉर्ट टर्म या डिजिटल के रूप में अमेरिका में प्रवेश किया था, लेकिन बाद में कि अस्थायी रूप से रहने के लिए शरण या एस्युलम का आवेदन कर लिया है। और प्रभावी अवधि इसके तहत 2016 से 2026 के बीच जारी किए गए वीज़ा की समीक्षा की जाएगी। और देश निकाला और डिपोर्टेशन अधिकारियों के अनुसार वीज़ा रद्द होने का मतलब तुरंत देश से निकाला जाना नहीं, लंबित शरण मामलों या पेंडिंग या एस्युलम या केसेज वाले लोगों को रिकैटेगरी किया जा सकता है। और अमेरिकी कॉलेजों में भारतीय छात्रों के आवेदनों में गिरावट के आंकड़े करे या अब्राजन या नियमों और वीज़ा अनिश्चितताओं के कारण शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में अमेरिकी कॉलेज के लिए भारतीय छात्रों के आवेदनों में 15% की कमी आई है। और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गिरावट, अंतर्राष्ट्रीय आवेदनों में कुल मिलाकर 10% की गिरावट आई है, जो पिछले 1 दशक में ये सबसे बड़ी गिरावट है। आर्थिक प्रभाव, अंतर्राष्ट्रीय छात्रों के पंजीकरण में कमी के कारण अमेरिका को होने वाली आय या फॉल 2025-26 के 41.77 बिलियन से घटकर 2026-27 में 38.73 बिलियन डॉलर रहने का अनुमान है। के कारण या ड्यूरेशन ऑफ या स्टेटस नियम को सख्त खत्म कर प्रवासों को अधिनियम 4 वर्षों तक सीमित करना, और ऑप्शनल या प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या OPT प्रोग्राम के लिए कि $1 लाख तक प्रस्तावित शुल्क लगाने पर विचार करना और इस गिरावट के मुख्य कारण है। वहीं पर अगला है कि जयशंकर रूस के विदेश मंत्री से मिले और द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई चर्चा। यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान पर भी बातचीत। कि भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और रूसी विदेश मंत्री जो सर्गेई लाव्रोव के बीच मॉस्को में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बारे में कि मुख्य बिंदु है कि जयशंकर रूस के विदेश मंत्री से मिले और द्विपक्षीय मुद्दे पर हुई चर्चा। यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान पर भी बातचीत है। द्विपक्षीय वैश्विक और मुद्दे, दोनों नेताओं ने विशेष रणनीतिक और साझेदारी की समीक्षा की और यूक्रेन, ईरान और अफगानिस्तान के क्षेत्रों व अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं पर अपने दृष्टिकोण साझा किए। और बहुपक्षीय सहयोग, भारत और रूस ने संयुक्त राष्ट्र, UN और शंघाई सहयोग संगठन SCO, ब्रिक्स और G20 जैसे वैश्विक मंचों पर आपसी तालमेल मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई है। और आर्थिक सहयोग या कतई इस बात पर उल्लेख किया है कि दोनों देश अपने व्यापारिक, ऊर्जा और पारंपरिक सहयोग को और अधिक विस्तार देने पर सहमत हुई है। आए पढ़ते अगला न्यूज़ पढ़ते हैं कि स्वाइन फ्लू के मामले में नहीं मिला कोई असामान्य अनुवांशिक बदलाव। आए पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि बायोटेक साइंटेक्स से जस्ट पेपर 3 से इस न्यूज़ के टॉपिक को जोड़ सकते हैं दोस्तों। कि भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद ICMR के महानिदेशक डॉक्टर राजीव बहल द्वारा देश में बढ़ रहे स्वाइन फ्लू H1N1 मामलों पर दिए गए आधिकारिक बयानों में से संबंधित है। मुख्य हाइलाइट्स की कोई नया वेरिएंट नहीं, कि ICMR ने स्पष्ट किया कि वर्तमान में देश में फैल रहे स्वाइन फ्लू के मामले में कोई भी असामान्य अनुवांशिक बदलाव या नया खतरनाक स्ट्रेन नहीं मिला है। कि सीजनल इन्फ्लुएंजा का हिस्सा वर्तमान में फैल रहा या वायरस या पुराना या परिचित या इन्फ्लुएंजा ये H1N1 या PDM09 स्ट्रेन ही है। यह साल 2025 से देश में लगातार एक्टिव है और बदलते मौसम जैसे मानसून और उमस के कारण इसके मामलों में तेजी देखी जा रही है। और टीकाकरण और प्रभावशीलता, वैज्ञानिकों के अनुसार वर्तमान में जो वायरस या सक्रिय है वो उत्तरी गोलार्ध के लिए अनुवांशिक या मौजूदा फ्लू टीकों या वैक्सीन स्ट्रेन से पूरी तरह मेल खाता है, यानी मौजूदा टीके इसके खिलाफ प्रभावी है। कि घबराने की आवश्यकता नहीं, यह बीमारी आमतौर पर सेल्फ लिमिटिंग या समय के साथ अपने आप ठीक होने वाली है। और सामान्य लक्षणों जैसे बुखार, खांसी, गले में खरांश और बदन दर्द में मरीज को केवल आराम पर्याप्त तरल पदार्थ या डॉक्टर्स की सलाह के अनुसार समान उपचार की आवश्यकता होती है।
किसी अधिक सावधानी बरतने की जरूरत है कि ICMR के अनुसार गंभीर जटिलता का जोखिम केवल या संवेदनशील समूह से अधिक होता है, जिन्हें विशेष सावधानी बरतनी चाहिए कि 65 वर्ष से अधिक आयु के बुजुर्ग, कि छोटे बच्चे और गर्भवती महिलाएं, कि कमजोर प्रतिरक्षा या इम्यूनो या कंप्रोमाइजेड, या पहले से ही गंभीर बीमारियों जैसे शुगर या किडनी आदि से पीड़ित व्यक्ति। सामान्य बचाव के उपाय कि खांसते या छींकते समय मुंह और नाक को ढके और नियमित रूप से हाथों की स्वच्छता या हैंड हाइजीन से बनाए रखें, और बीमार होने पर घर पर रहें और भीड़ भाड़ वाले स्थानों पर जाने से बचें, और गंभीर लक्षण दिखने पर, सांस लेने में तकलीफ होने पर तो नजदीकी चिकित्सा विशेष रूप से संपर्क करें, और बिना डॉक्टरी सलाह के एंटीबायोटिक या एंटीवायरल दवाएं जैसे या टीमी लेने से बचें। अगला है अज्ञात पर FIR से शिकायत सुनने के लिए लोकपाल की होंगे नियुक्ति। आए पढ़ते इस न्यूज के बारे में। आत्महत्या के लिए उकसाने का केस दर्ज करें कि भारतीय प्रौद्योगिकी या संस्थान दिल्ली IIT दिल्ली में अगस्त 2026 में हुए यह छात्र विरोध प्रदर्शन और प्रशासन की प्रक्रिया से संबंधित है कि अज्ञात पर FIR और आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला 22 अगस्त 2026 में IIT दिल्ली के लेक्चरर हॉल या कम्प्लेक्स के LHC की 6ठी मंजिल से कूदकर 31 वर्षीय MSc या भौतिकी के छात्र ऋषिकेश कुमार ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, और छात्रों की मृत्यु के बाद दिल्ली पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ आत्महत्या के लिए उकसाने या एबेटमेंट की सुसाइड का मामला दर्ज किया है, और लोकपाल या ओम्बुड्समैन की नियुक्ति का निर्णय। छात्रों के भारी आक्रोश और विरोध प्रदर्शन के बाद IIT दिल्ली प्रशासन के छात्र शिकायतों और मुद्दों को सुनने के लिए एक लोकपाल या ओम्बुड्समैन की नियुक्ति करने की घोषणा की है, और छात्रों के विरोध प्रदर्शन और मांगे। घटना के बाद सैकड़ों छात्रों ने कक्षाओं का बहिष्कार किया और कैंपस में धरना प्रदर्शन किया, और छात्रों का आरोप है कि होटल्स न मिलना और शैक्षणिक दबाव और प्रशासनिक उदासीनता इस मानसिक तनाव का कारण बनी। छात्रों ने छात्र कल्याण, स्टूडेंट वेलफेयर और हॉटस्पॉट प्रबंधन के वरिष्ठ अधिकारों के इस्तीफे तथा पीड़ित परिवार के लिए वित्तीय सहायता की मांग की है, और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की टिप्पणी कि आम आदमी पार्टी AAP के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भी इस घटना पर गहरा दुख जताया। उन्होंने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर कहा कि पिछले 5 वर्षों में 65 से अधिक IIT छात्रों ने आत्महत्या की, जो बेहद चिंताजनक है। पूरे सिस्टम में सुधार व निष्पक्ष जांच की मांग कि प्रशासनिक कदम या विरोध प्रदर्शनों की देखरेख हुए IIT या दिल्ली के विशेषज्ञ या रंजन बनर्जी ने या पारस्परिक परिस्थितियों की जांच के लिए कि पूर्व DGP अशोक कुमार और एम्स के मनोरोग विज्ञान के प्रमुख डॉक्टर प्रताप शर्मा सहित 5 सदस्य बाहरी जांच समिति का भी गठन। अगला है कि अमेरिका ने कि भारत को बड़ी ताकत बनने में मदद का वादा किया है, अब पलट रहा है। अमेरिका ने भारत को बड़ी ताकत बनने से मदद का वादा किया था, अब पलट रहा है कि चीन संग रिश्तों पर सोचे भारत। पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि IR से लिया गया है, बहुत इंपॉर्टेंट, GS 2 से जोड़ सकते हो इस न्यूज़ के टॉपिक को दोस्तों। चीन संग रिश्तों को सीधे भारत। इस लेख के लेखक प्रोफेसर हर्ष बी पंत हैं, जो ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन ORF में रणनीतिक अध्ययन या कार्यक्रम के उपाध्यक्ष है कि मुख्य विश्लेषण की विषय वस्तु कि लेख में के बदलते वैश्विक परिदृश्य, घटती अमेरिकी दबदबे और भारत की विदेश नीति में सुधार की आवश्यकता पर चर्चा की गई। लेख का तर्क है कि भारत को चीन के साथ अपने संबंधों पर नए सिरे से विचार करना चाहिए, और सदी का शुरुआत की 3 बुनियादी धारणाएं। लेख के अनुसार वर्ष 2000 के दशक की शुरुआत में भारत की रणनीतिक और प्राथमिकताओं के बीच यह 3 प्रमुख वार्ता थी। अमेरिका वर्चस्व। सन 2000 तक अमेरिका दुनिया की सबसे बड़ी महाशक्ति बन चुका था, और भारत की महत्वाकांक्षाओं के लिए उसका साथ जरूरी माना गया। चीन का साझा रणनीतिक या प्रतिद्वंदी। भारत और अमेरिका दोनों चीन को एक रणनीतिक और प्रतिद्वंदी के रूप में देखते थे, जिससे दोनों के बीच दशकों या पुराने अविश्वास को कम करने में मदद किया। और वैश्विक या आर्थिक एकीकरण। अमेरिका का उस समय ग्लोबल साउथ को G7 अर्थव्यवस्थाओं से जोड़ने की पहल कर रहा था, ताकि वैश्विक सप्लाई चेन और इनोवेशन पर उसका दबाव बना रहे। हालिया बदलाव या कम अमेरिका के लिए का मामला है कि हाल ही में वर्षों में ये तीनों धारणाएं कमजोर हुई है, और घटती अमेरिकी ताकत। अमेरिका ने अपनी या पूर्व वैश्विक प्रासंगिकता और बड़े संकटों को अकेले या संभालने की क्षमता काफ़ी हद तक खो दी है। भू राजनीतिक या संघर्ष। अपनी गिरती शक्तियों को बचाने के प्रयास में अमेरिकी चीन के साथ व्यवहारिक या टकराव, रूस के साथ नाटो संघर्ष और ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों जैसी गतिविधियों में उलझा है, जिसे उसकी रणनीतिक सीमाओं को उजागर कर दिया है। और भारत के लिए निष्कर्ष और भविष्य की राह कि विदेश नीतियों में बदलाव की जरूरत। दुनिया बहुत ध्रुवीय या मल्टीपोलर या व्यवस्था की ओर बढ़ रही है, जहाँ शक्ति संतुलन बदल रहा है, और चीन नीति पर यह पूर्ण विचार। चूंकि अमेरिका का एक तरफ दबदबा कम हो रहा है, भारत को केवल या पश्चिमी गठबंधनों पर निर्भर रहने के बजाय अपनी रणनीतिक स्वायत्ता या स्ट्रेटेजिक या ऑटोनॉमी बनाए रखनी होगी, और चीन के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को व्यवहारिक रूप से या प्रतिबंधित करने पर ध्यान देना होगा।
यहाँ पर अगला न्यूज़ है कि वंदे मातरम पर बेवजह खड़ा किया गया विवाद, इसका कोई मतलब नहीं है दोस्तों कि वंदे मातरम बेवजह इस बोला गया कि बेवजह विवाद खड़ा कर दिया गया, इसका कोई मतलब नहीं। यहाँ पर इस न्यूज़ के बारे में कि वरिष्ठ अधिवक्ता और कांग्रेस नेता विवेक तनखा का एक विशेष साक्षात्कार प्रकाशित है कि मुख्य शीर्षक और विषय है कि वंदे मातरम पर बेवजह किया गया विवाद के साक्षात्कारकर्ता इस खंड को एक विशेष राजनीतिक स्तंभ या जैसे विशुद्धत या राजनीतिक के तहत इंटरव्यू के रूप में प्रस्तुत किया गया है। यह प्रमुख चर्चा बिंदु वंदे मातरम टिप्पणी विवेक तनख्वाह ने व्यक्त किया है कि वंदे मातरम को लेकर खड़ा किया गया विवाद अनावश्यक और फिजूल है और उन्होंने ऐतिहासिक संबंधों का या स्वतंत्रता संग्राम के समय इसकी महत्ता पर प्रकाश डाला है और संसदीय और न्यायिक मुद्दे लेख में देश के सामने मौजूद बुनियादी मौजूदा जैसे शिक्षा, रोजगार और स्वास्थ्य पर ध्यान केंद्रित करने की बात कही गई है और न्यायपालिका में प्रतिनिधित्व साक्षात्कार में उच्चतम और न्यायालय और सुप्रीम कोर्ट और कॉलेजियम व्यवस्था में या एससी और एसटी और ओबीसी के वर्ग के प्रतिनिधित्व और न्यायपालिका की मजबूती स्थिति को लेकर भी यह सवाल जवाब हैं शामिल है। आई पढ़ते हैं पहाड़ जीतने के नशे ने निर्मल को छीन लिया है। आई पढ़ते के बारे में कि मशहूर पर्वतारोही या निर्मल पुरजा और जिनके साथियों ने के निधन से जुड़ी दुखद खबर है कि मुख्य शीर्षक पहाड़ जितने नशे ने निर्मल को छीन लिया को यह दर्शाता है कि पर्वतारोही उनके इसी जुनून से आखिरकार उन्हें हम उससे दूर कर दिया और हादसा निर्मल पुरजा निम्स उनका दल पाकिस्तान के कब्जे वाले या गिलगिट या बाल्टिस्तान क्षेत्र में स्थित या ब्रॉड पेपर के दुनिया की 12वीं सबसे ऊंची चोटी या ऊंचाई 8,051 मीटर पर चढ़ाई कर रहे थे और कारण है करीब 7,000 मीटर की ऊंचाई पर एक भयानक हिमस्खलन या एवलेंच की चपेट में आने से निर्मम पुरजा सहित दल ने सभी 10 पर्वतारोही की जान चली गई। ऐतिहासिक रिकॉर्ड निर्मल पुरजा एक पूर्व ब्रिटिश गोरखा या सैनिक थे। उन्होंने साल 2019 में दुनिया की सभी 14 सबसे ऊंची चोटियां या 8,000 मीटर से के ऊपर को महज 6 महीनों या 6 दिन में फतह कर एक विश्वसनीय विश्व रिकॉर्ड बनाया था और जिसे नेटफ्लिक्स की महसूस या डॉक्यूमेंट्री या 14 या पिक्स या नोटिंग्स और इम्पॉसिबल में भी दिखाया गया है। पर अगला है कि सेमीकॉन 2.0 में और मदद करेंगे गोयल। आई प्रतिश के बारे में कि भारत सरकार आगामी सेमीकॉन 2.0 मिशन को दर्शाता है जिसमें केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल टोक्यो जापान के दौर पर जो द्विपक्षीय व्यापार चर्चा पर है इंटरनेशनल से स्टॉक से जोड़ सकते हैं दोस्तों आया GSP-2 GSP-3 से भी $50 अरब निवेश का। आई प्रतिश न्यूज़ के बारे में कि भारत सरकार सेमीकंडक्टर साइंटेक से भी स्टॉक न्यूज़ के टॉपिक को जोड़ सकते हैं दोस्तों। सेमीकंडक्टर उससे जुड़े क्षेत्रों के लिए $50 बिलियन लगभग $50 अरब का बड़ा विदेशी निवेश आकर्षित करने का लक्ष्य बना रही है और जापानी कंपनियों को पूरा भरोसा। पीयूष गोयल ने जापानी व्यवसायों को आश्वस्त किया कि भारत सरकार विनिर्माण और मैन्युफैक्चरिंग को देश में लाने के लिए पूर्ण रूप से सहयोग करेगी और नियमों में सरलता लाएगी और BIS नियमों में छूट की घोषणा को जापानी और हाईटेक कंपनियों की चिंताओं को देखते हुए सरकार ने भारतीय मानक ब्यूरो BIS के अनिवार्य या सर्टिफिकेशन नियमों में ढील या छूट देने के लिए एक विशेष फ्रेम पर काम शुरू कर दिया ताकि आवश्यक उपकरणों का आयात या बिना किसी देरी के हो सके। भारत जापान साझेदारी प्राकृतिक सहयोग या नेचुरल एलियज भारत के पास एक बड़ा घरेलू बाजार और उत्कृष्ट डिजाइनिंग या इंजीनियरिंग या टैलेंट है, वही जापान के पास सेमीकंडक्टर निर्माण उपकरण विशिष्ट रसायन या उन्नत तकनीक है। दोनों मिलकर एक वैश्विक और लचीली सप्लाई चेन बना रहे हैं और सेमीकॉन 3.0 तैयारी सेमीकॉन 1.0 के तहत भारत पहले से $9 अरब निवेश के आकर्षित कर चुका है। इस मौजूदा चरण या सेमीकॉन 2.0 के सफल होने के बाद सरकार भविष्य में सेमीकॉन 3.0 लाने की योजना बना रही। अगला है SC ने EPFO या IRT के डेटा के दुरुपयोग पर जताई चिंता है प्रतिश के बारे में कि साइंटैक्स से इस टॉपिक से जोड़ सकते हैं या पॉलिटी से भी इस GSP-2 से भी इस न्यूज के टॉपिक से जोड़ सकते हैं दोस्तों। आगे बढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट या SC के द्वारा या कर्मचारी भविष्य निधि संगठन EPFO और आयकर ITR रिकॉर्ड के संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा तक निजी कंपनियों पर पहुंच हुआ उसके दुरुपयोग पर जताई गई चिंता से संबंधित है। अगस्त 2026 में हुई इस सुनवाई के मुख्य घटनाक्रम चिंता है निजी संस्थाओं की पहुंच पर आपत्ति। सुप्रीम कोर्ट ने या EPFO या आयकर ITR रिकॉर्ड में मौजूद संवेदनशील व्यक्तिगत डेटा तक निजी बैकग्राउंड या वेरिफिकेशन या कंपनियों और डिजिटल प्लेटफॉर्म की पहुंच को चिंताजनक माना है और बिना सहमति के इतिहास निकालना। याचिकाकर्ता के अनुसार केवल किसी व्यक्ति का या पैन और यूनिवर्सल या अकाउंट नंबर UAN या उपलब्ध कराने या मात्र से निजी फर्म उस व्यक्ति का पूरा रोजगार और वित्तीय इतिहास निकाल लेती है। इस प्रक्रिया में न तो कोई OTP वेरिफिकेशन होता है और न ही व्यक्ति की कोई स्पष्ट सहमति ली जाती है। व्यावसायिक दुरुपयोग का खतरा। कोर्ट ने पाया कि इस डेटा का उपयोग निजी फर्में या मूल लाइटिंग या दोहरी नौकरी का पता लगाने लेकर या मार्केट या प्रोफाइलिंग
और व्यावसायिक लाभ के लिए कर रही है। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्देश सुरक्षा उपाय या मैकेनिज्म चीफ जस्टिस सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र सरकार को निर्देश दिया है वह क्षेत्र के तकनीक और डोमेन विशेषज्ञों की मदद से एक प्रभावी या पुख्ता सुरक्षा तंत्र या एंटीडोट सेफ गार्ड तैयार करने पर विचार कर रहे हैं और सरकारी परियोजना या डेटा लीक का आरोप नहीं। अदालत में सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ताओं ने स्पष्ट किया है कि वे सरकारी एजेंसियों द्वारा किसी भी प्रकार के डेटा लीक का आरोप नहीं लगा रहे हैं और वे केवल डेटा की सुरक्षा में तकनीकी कमियों और पर्याप्त सुरक्षा उपायों के अभाव की ओर इशारा कर रहे हैं। और जनहित याचिका या PIL निस्तारण कोर्ट ने इस मुद्दे को नीतिगत या पॉलिसी दायरे का मामला या मानते हुए सीधे हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया है, लेकिन सरकार को इस विस्तृत या प्रतिवेदन रिप्रेजेंटेशन पर गंभीरता से विचार करने को कहा है। आगे बढ़ते हैं कि बारिश में बार बार डूबते और डराते शहर के बारे में कि बारिश में बार बार डूबते डराते शहर देश के बड़े शहरों विशेषकर दिल्ली NCR गुरुग्राम में मानसून के दौरान भीषण जलभराव वाटर लॉगिंग और बुनियादी ढांचे के विफलता केंद्रित है। लेख है कि पांडे प्रोफेसर शहरी विकास विशेषज्ञ या प्रकाशन तिथि 26 अगस्त 2026 की शहरी विकास एजेंसियों और राज्य सरकारों के बीच या तालमेल की कमी के कारण शहरों का जलमग्न होना और लेख के मुख्य या विशेषज्ञ और विचार की समन्वय का अभाव। लेख के उपशीर्षक के अनुसार हमारी विकास एजेंसियों और राज्य सरकार के विभागों में तालमेल की भारी कमी है और समस्या समाधान की कमी नहीं बल्कि उनके बीच बेहतर समन्वय या कोऑर्डिनेशन न होना और शहरी अव्यवस्था पर चोट। कमजोर मानसून या कम बारिश के बावजूद कुछ ही घंटों के असमान बरसात पूरे दिल्ली NCR या कनॉट प्लेस या IIT या गुरुग्राम आदि को पानी कर देती है। और तस्वीर का संदर्भ लेख के बीच में छपी या तस्वीर गुरुग्राम की जहां भारी बारिश के बाद जल भराव के कारण स्कूली बच्चों से भरी बस या ट्रैक्टर पानी में फंसे दिखाई दे रही है। यह मिलेनियम सिटी कहे जाने वाले आधुनिक शहरों की या ड्रेनेज व्यवस्था की पोल खोलता है। सुरक्षा या निष्कर्ष शहरों को इस भयावह स्थिति से बचाने के लिए केवल कागजी योजना के बजाय मास्टर प्लान को तो कड़ाई से लागू करने और जलभराव रोधी ड्रेनेज प्रणालियों के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता है। UPI के 10 साल पढ़ते हैं, इसके बारे में तो पढ़ लिए दोस्तों, बहुत अच्छी तरह से पढ़ लिए इसके बारे में पढ़ लिया है। कैश उपलब्धता होने से छूट पैसों की क्रिएटिव पार्टी या स्टेम्स के लेकर बड़े किराना स्टोर के सभी व्यापार को सुरक्षित आयाम और UPI से लाइव जुड़े बैंकों या 2006 या 2016-17 से महज 44 थी जो अब 700 से अधिक हो चुकी है, जिससे ग्रामीण इलाकों तक डिजिटल बैंकिंग पहुंच पाई है। और फाइनेंशियल समायोजन UPI से जुड़े बैंकों की संख्या UPI से पहले 244 थी, अब 700 से अधिक हो चुकी है। तो भविष्य में बैलेंस उपलब्धता इसके छूट से पैसों से किल्लत हुई है, जैसे रेहड़ी पटरी वाले स्ट्रीट वेंडर से लेकर बड़े किराना स्टोर तक मॉल तक भी सभी व्यापार करना सुरक्षित और आसान हो गया है। और UPI से शुरुआत न केवल बैंकों का काम आसान हुआ है बल्कि इससे आम लोगों को और छोटे कारोबार को भी सही आधुनिक सहूलियत हुआ है। कि आगे की राह कि प्रणाली से अधिक सुरक्षित और स्थिर बनाने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक RBI और भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम NCPI लगातार तकनीक सुरक्षा, फ्रॉड या प्रिवेंशन या नए फीचर्स जैसे या फेस या ऑथेंटिकेशन या ऑन डिवाइस या ऑथेंटिकेशन पर काम कर रही है। आगे पढ़ते हैं, अगला न्यूज है कि अब महिला समानता की सख्त जरूरी है, बराबरी का दर्जा देने के हो रहे हैं गंभीर प्रयास। आगे पढ़ते हैं, महिला समानता दिवस आज 26 अगस्त महिला समानता दिवस है 2026। आगे पढ़ते हैं इस न्यूज़ के बारे में कि महिला समानता दिवस वुमेन इक्वालिटी डे की पर प्रकाशित एक विशेष संपादकीय लेख है कि महिलाओं के अधिकारों, लैंगिक समानता और समाज में उनके समान दर्जे के महत्व पर प्रकाश डालता है। तो अब महिला समानता की सख्त जरूरत है, बराबरी का दर्जा देने के हो रहे गंभीर प्रयास की महिला समानता दिवस यहाँ अनुलोम विलोम की तुलनात्मक दृष्टिकोण से समाज के दो मुख्य स्तंभों महिला और पुरुष के संतुलन को दर्शाने के लिए एक रूप से तौर किया गया कि लेख में इस बात पर जोर दिया गया कि महिलाओं का समान अवसर, अधिकार, सुरक्षा देना किसी समाज या राष्ट्र के समग्र विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। कि सरकारा स्कूल से हम ज़्यादा उम्मीद है। पता इस के बारे में सरकारी स्कूलों से ज़्यादा उम्मीद है कि भारत की स्कूली शिक्षा व्यवस्था से महत्वपूर्ण आंकड़े, चुनौतियों और सुधार के उपाय साझा किए गए हैं। रिपोर्ट में निष्कर्ष विश्लेषण है कि प्रमुख बातें हैं कि अपेक्षा बनाम वास्तविकता, जहां 66% वर्तमान और पूर्व सरकारी स्कूलों के विद्यार्थी सरकारी व्यवस्था से उम्मीद रखते हैं, वही 69% लोग ऐसे हैं जो मानते हैं कि सरकारी स्कूलों की स्थिति चिंताजनक है। इसके विपरीत 30% लोगों का भरोसा निजी स्कूलों का पूरी तरह टिक गया है। और नामांकन में गिरावट, अच्छे स्कूल वाले राज्यों में भी घटा नामांकन। कि चार्ट के अनुसार कि सरकारी स्कूलों में बच्चों की नामांकन लगातार कम हो रही है, जिसका एक बड़ा कारण बुनियादी सुविधा की कमी और शिक्षा बजट में सुधार की आवश्यकता। रिपोर्ट में वर्ष 2018-19 में लेकर 2025-26 तक की बजटीय आवंटन की तुलना की गई है कि शिक्षा बजट को अधिक व्यवहारिक रूप से बढ़ाने पर जोर दिया गया है।
और केवल केवल 4 राज्यों का शिक्षा खर्च सराहनीय है। रिपोर्ट में सकल घरेलू उत्पाद या जीडीपी राज्य के कुल बजट खर्च के हिस्से के रूप में विभिन्न राज्यों के शिक्षा खर्च का प्रतिवर्ष ग्राफ दिया गया है और केवल 4 राज्य शिक्षा के मामलों में बेहतर छूट रहे हैं। बिहार 18.31%, असम 17.35%, छत्तीसगढ़ 36.16.9% सॉरी, और झारखंड 14.95%। कि ये राज्य पिछड़ रहे हैं दोस्तों शिक्षा के मामले में इतने प्रतिशत कि जम्मू कश्मीर, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात जैसे राज्यों का प्रदर्शन क्रमशः कम होता गया है, जहां गुजरात सबसे नीचे 10.96% पर है। बुनियादी और संरचनात्मक चुनौती कि संसाधनों की भारी कमी, देश के हजारों सरकारी और सहायता प्राप्त स्कूल उचित बुनियादी ढांचे जैसे बिजली, पीने का पानी और पक्के या क्लासरूम के अभाव से जूझ रहे हैं, और शिक्षकों के खाली पद। देश के कई राज्यों में लाखों या स्वीकृत शिक्षकों के पद खाली पड़े हैं, जिसके कारण एक ही शिक्षक पर कई कक्षाओं को संभालने का बोझ आगे जाता है और निजी स्कूलों का बढ़ता खर्च। रिपोर्ट में बताया गया है कि निजी स्कूलों में आमतौर वार्षिक खर्च 25,000 से भी अधिक बैठता है और जो गरीब परिवारों के लिए वहन कर पाना अत्यंत कठिन है। प्रत्येक अगला है कि सुधार के 3 प्रमुख कदम की संख्या की मुख्य स्तंभ सजगता सक्रिय हो, सामाजिक संगठन की आवश्यक सुधारात्मक कदम कि समाज और स्वयंसेवी संस्थानों को सरकारी स्कूलों की निगरानी और सुधार के लिए आगे आना होगा, और संसाधन सरकार बजट और सुविधा बढ़ाएं, तो सरकारों को शिक्षा पर खर्चे को बढ़ाना होगा और ताकि क्लासरूम डिजिटल हो सके और बुनियादी ढांचे सुदृढ़ हो। योजनाएं या कुशल शिक्षकों को दी जाए जिम्मेदारी, केवल योग्य और प्रशिक्षित शिक्षकों को ही सही स्थानों पर नियुक्ति किया जाए और यह प्रशासनिक कार्यों के बजाय उनका ध्यान मुख्य रूप से शिक्षण पर केंद्रित हो। इस विषय से जुड़ी आधिकारिक और पूर्व बजटीय विश्लेषण के आंकड़ों का सहजने के लिए आपके लिए एक विशेष या PDF या फाइल तैयार की गई है। यहाँ आपकी फाइल और एजुकेशन रिपोर्ट के एनालिसिस है, डेटा विजुअलाइजेशन ग्राफ के विभिन्न राज्यों और बिहार, असम, छत्तीसगढ़ आदि द्वारा शिक्षा पर किए जा रहे हैं बजटीय व्यय का स्पष्ट तुलनात्मक चार्ट है, परसेप्शन या मैट्रिक्स, सरकारी और निजी स्कूलों शिक्षा पर जनता के भरोसे का पूरा सांख्यिकी वर्गीकरण, सुधारात्मक कार्यों योजना, शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए आवश्यक 3 मूलभूत नीतिगत पहलों की विस्तृत रूपरेखा है। अगला है उत्पादन के गलत अनुमानों से देश में चीनी का संकट गहरा गया है। 35 मिनट के बारे में कि उत्पादन के गलत अनुमानों के देश में चीनी का संकट गहरा गया है। रिपोर्ट भारत में चीनी उत्पादन के गलत अनुमानों के कारण बाजार में आई संकट एथेनॉल मिश्रण, एथेनॉल ब्लेंडिंग नीति पर पड़ने वाले प्रभावों का विश्लेषण करती है कि इसमें बोला गया चीनी उत्पादन का सीजन 1 अक्टूबर से 30 सितंबर तक। इन्फोग्राफिक्स ग्राफ में पिछले कुछ वर्षों में चीनी उत्पादन मिलियन टन में आंकड़े दर्शाए गए और 2021-22 6.3 मिलियन टन और 2022-23 में 5.2 मिलियन टन, 2023-24 में 7.9 मिलियन टन उच्चतम रिकॉर्ड हैं। 2024 से 25 5.3 मिलियन टन और 2025 से 26 अनुमानित 3.2 मिलियन टन गिरावट दर्ज है। मुख्य बिंदु और सांख्यिकी अनुमान और वास्तविकता का अंतर, भारतीय चीनी मिल संघ या इसमा या सरकारी शुरुआती उत्पादन अनुमानों तथा वास्तविक उत्पादन में बड़ा अंतर होने के कारण संकट की स्थिति बनी है। उत्पादन या आंकड़े राष्ट्रीय चीनी उपलब्धता और खपत के बीच असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो रही है और एथेनॉल को लेकर अलग अलग तर्क। रिपोर्ट में चीनी की चर्चा की गई पेट्रोल में मिश्रण के लिए भारी मात्रा में गन्ने के रस को एथेनॉल बनाने की मोड़ने से चीनी घरेलू उपलब्धता कम हुई है, जिससे बाजार में कीमतें प्रभावित हो रही है। आगे की राह आसान नहीं, आगामी पेराई या सीजन में कम गन्ने की आपूर्ति, सूखे अनियमित मानसून के चलते उत्पादन में कमी आने की आशंका जताई गई। अगला एआई से लिखी फर्जी शिकायतें और गाने मुसीबत बने। वहीं पढ़ते कि एआई से लिखी फर्जी शिकायतें और गाने मुसीबत बने। रिपोर्ट या कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई से बढ़ते अनियंत्रित उपयोग से उत्पन्न वैश्विक समस्या तथा विभिन्न देशों में उसके उपयोग के आंकड़ों को दर्शाती है। मुख्य समस्या ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया के ब्रिटेन में कामकाज प्रभावित। ब्रिटेन के स्कूलों और नगर निगमों लोकल काउंसिल में एआई द्वारा लिखकर भेजी जा रही है फर्जी लंबी और शिकायतों के कारण यह प्रशासनिक बोझ अत्यधिक बढ़ गया है और सामान्य नागरिक या अपनी छोटी समस्याओं जैसे स्ट्रीट लाइट न जलना और गड्ढे होना के लिए एआई टूल्स का मदद और 15 से 27 फोनों की शिकायतें भेज रहे हैं। और ऑस्ट्रेलिया में गनों पर यह प्रतिबंध या ऑस्ट्रेलिया या म्यूजिक या इंडस्ट्री में म्यूजिक या रैंकिंग चार्ट से एआई द्वारा बनाए गए कानूनों को प्रतिबंधित कर दिया गया और नए नियमों के तहत किसी भी गाने को रैंकिंग में शामिल होने के लिए इंसान द्वारा या गाया जाना या अनिवार्य कर दिया गया है। विभिन्न देशों में एआई उपयोग की दरें लेख में शामिल किया गया के अनुसार विभिन्न देशों में क्षेत्रों में लोगों द्वारा नियमित रूप से कृत्रिम या बुद्धिमत्ता एआई उपकरणों का उपयोग करने पर प्रतिशत इस प्रकार है कि भारत 80% या सबसे अधिक है। विभिन्न देशों में एआई का उपयोग की दरें है। लेख में के अनुसार देश और क्षेत्रों में लोगों के द्वारा भी नियमित रूप से कृत्रिम बुनियादी एआई उपकरणों का उपयोग करने की प्रतिशत इस प्रकार है। भारत 80% सबसे अधिक है। संयुक्त अरब अमीरात यूए 62% और सिंगापुर 56% और अमेरिका 50% और यूरोपीय संघ 20% और जापान 8.4%। ऑस्ट्रेलिया के नए नियम क्या है? गानों के लेख या मुख्य गायक और मुख्य संगीत प्रोडक्शन में इंसानी हिस्सेदारी होना जरूरी है और फिक्सिंग या मास्टरिंग इस
ड्रम या मशीन और ऑटो ट्यूशन जैसे उपकरणों के इस्तेमाल की अनुमति बनी रहेगी और कलाकारों को संगीत बनाने के दौरान एआई के या उपयोगों की जानकारी पूरी पारदर्शिता के साथ देनी होगी। यहाँ पर अगला है कि बिना फ़ोन के भी आपको ट्रैक कर रहा है वाईफाई। यहाँ पर के बारे में या कार्लसरुहे या प्रौद्योगिकियों के संस्थानों के वैज्ञानिकों ने दी चेतावनी। यहाँ पर के बारे में कि वाईफाई या तकनीक बिना या स्मार्टफोन या किसी अन्य या कनेक्टेड डिवाइस के भी इंसानों को ट्रैक और पहचान सकती है। हमें पता है कि जर्मनी के या कार्लसरुहे या प्रौद्योगिकी संस्थान के वैज्ञानिकों ने इस अदृश्य निगरानी प्रणाली को लेकर गंभीर चेतावनी दी है कि तकनीक व इससे जुड़े मुख्य बिंदुओं की तकनीक कैसी काम करती है कि बीमा या फॉर्मिंग या फीडबैक डेटा के BFI वाईफाई राउटर या उससे जुड़े वैध डिवाइस या लगातार एक दूसरे को बिना एनक्रिप्शन या अनइनक्रिप्टेड या के फीडबैक या सिग्नल्स भेजते हैं। सिग्नल में रुकावट जब कोई व्यक्ति किसी वाईफाई के क्षेत्र से गुजरता है तो उसका शरीर इन अदृश्य रेडियो तरंगों को अवशोषित कर और परावर्तित रिफ्लेक्ट करता है और एआई मशीनों या लर्निंग वैज्ञानिक इस डेटा को मशीन या लर्निंग मॉडल में डालते हैं जो तरंगों में आई बदलाव के आधार पर व्यक्ति का कद या चलने का तरीका या गेट और शारीरिक संरचना या पहचान लेता है और रेडियो आधारित तस्वीर या ठीक वैसे ही काम करता है जैसे एक सामान्य या कैमरा या रोशनी का उपयोग करके तस्वीर लेता है और लेकिन यह रोशनी की जगह रेडियो तरंगों का उपयोग करता है। शोध के मुख्य निष्कर्ष या सटीक पहचान 147 लोगों पर किए गए इस शोध में वैज्ञानिकों ने 99.5% से लगभग 100% सटीकता से के साथ लोगों की पहचान की है कि बदलाव या बेसर यदि कोई व्यक्ति अपना चलने का तरीका बदल लेता है तो अलग कोण या एंगल से गुजरता है तब भी यह प्रणाली या पहचान लेती है। या फ़ोन बंद करना या बेअसर यदि उसका खुद का फ़ोन बंद या आपके पास कोई डिवाइस नहीं है तब भी यदि आपके आसपास अन्य वाईफाई या पुरान सक्रिय है तो इस निगरानी के दायरे में आ सकते हैं। कि प्राइवेसी का खतरा तो अदृश्य निगरानी चूंकि वाईफाई नेटवर्क घरों या कैफे या कार्यालय जैसे हवाई अड्डों पर भी हर जगह मौजूद है इसलिए यह तकनीकी एक व्यापक अदृश्य जासूसी तंत्र का रूप ले सकती है। सुरक्षा का वैज्ञानिक ने इस गंभीर प्राइवेसी खतरे को देखते हुए नए अंतर्राष्ट्रीय वाईफाई मानकों IIT या 802.1BF से में डेटा सुरक्षा और एन्क्रिप्शन तंत्र को अनिवार्य रूप से शामिल करने को मांग की गई है। कि फ़ोन बंद करना भी बेअसर है कि आप खुद फ़ोन बंद कर ले, आपके पर कोई डिवाइस नहीं तभी भी आपके आसपास वाईफाई उपलब्ध सक्रिय हो तो आप इसकी निगरानी के दायरे में आ सकते हैं। और बदलाव बेअसर कोई भी व्यक्ति आप के चलने के तरीका बदल लेता है, कोई एंगल तो गुजरता है तभी भी यह प्रणाली पहचान सकती है। और 197 लोगों पर किए गए शोध पर भी 99% लोग 100% सटीकता के साथ लोग पहचान किए गए। पता है अगला है, इसमें बोला गया था कि कैसे वाईफाई बिना तकनीक या स्मार्टफोन किसी अन्य या कनेक्टेड डिवाइस को भी इंसान को ट्रैक और पहचान सकती है। और जर्मनी के कर्सर प्रौद्योगिकी संस्थान और कर्सर प्रौद्योगिकी संस्थान ने इसका व्याख्या किया, इसके बारे में बताया। आगे पढ़ते हैं इसका शोध के बारे में कि सटीक पहचान 197 की लोगों पर किए गए इस शोध में वैज्ञानिक ने 99.5% लगभग 100% सटीकता के साथ लोगों की पहचान की है। बदलाव या बेअसर यदि कोई व्यक्ति अपना चलने का तरीका बदल लेता है तो या अलग कोण या एंगल से गुजरता है तब भी यह प्रणाली उसे पहचान लेती है। फ़ोन बंद करना भी बेअसर यदि आपका खुद का फ़ोन बंद है या आपके पास कोई डिवाइस नहीं है तब भी यदि आपके आसपास अन्य वाईफाई उपकरण सक्रिय हैं तो आप इस निगरानी के दायरे में आ सकते हैं। कि प्राइवेसी या खतरा तो अदृश्य निगरानी चूंकि वाईफाई नेटवर्क या घरों, कैफे, कार्यालयों और हवाई अड्डे पर हर जगह मौजूद इसलिए यह तकनीकी एक व्यापक और अदृश्य जासूसी तंत्र का रूप ले सकती है। सुरक्षा की मांग वैज्ञानिक ने इस गंभीर प्राइवेसी खतरे को देखते हुए नए अंतर्राष्ट्रीय वाईफाई मानकों IEEE या 012 में भी सुरक्षा डेटा एन्क्रिप्शन को अनिवार्य कर दिया। आइए पढ़ते हैं अगला कि छात्रों ने किया पथराव, पुलिस ने बरसाई लाठियां। कि 15 अगस्त 2026 को पटना बिहार में बिहार लोक सेवा आयोग BPSC परीक्षा को लेकर छात्रों के उग्र प्रदर्शन किए हैं। कि छात्रों ने पथराव या पुलिस ने बरसाई लाठियां। BPSC अभ्यर्थियों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों ने 17वीं संयुक्त परीक्षा में कथित धांधली और अनियमितताओं और शिक्षक भर्ती परीक्षा TRE 4 को 2 चरणों के बजाय एक ही चरणों या सिंगल स्टेज में आयोजित करने की मांग को लेकर पटना के गांधी मैदान से मुख्यमंत्री आवास को राजभवन की ओर मार्च निकाला है। और यह कार्रवाई डाक बंगला चौराहे पर JP गोलंबर के पास जब सुरक्षा बलों ने प्रदर्शनकारियों को रोकने की कोशिश की तो स्थिति हिंसक हो गई और उग्र भीड़ की तरफ से भारी पथराव किया गया, जिसके जवाब में पुलिस की RPF या CRPF और RAF के जवानों ने वाटर कैनन और पानी की बौछार छोड़ी और लाठीचार्ज किया। अक्सर इस झड़प में पटना टाउन के DSP कामाख्या नारायण सिंह समेत कई पुलिसकर्मियों और दर्जनों छात्र घायल हो गए। पुलिस ने स्थिति को नियंत्रण करने के लिए कई प्रदर्शनकारी छात्रों को हिरासत में लिया है। आगे पढ़ते अगला है कि भारत चीन सहयोग और शांति के पक्ष में है डोभाल। कि NSA के चीन के विदेश मंत्री उपराष्ट्रपति से मुलाकात की। पढ़ते इस न्यूज़ के बारे में कि भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार NSA अजीत डोभाल को बीजिंग चीन यात्रा के बारे में इस दौरान उन्हें सीमा विवाद को सुलझाने और द्विपक्षीय संबंधों को मजबूत करने के लिए चीनी विदेशी मंत्री वांग यी और उपराष्ट्रपति की वान झेंग से मुलाकात की। और मुख्य बातें पढ़ते हैं कि भारत चीन सहयोग और शांति के पक्ष में डोभाल कि NSA ने चीन के विदेश मंत्री की उपराष्ट्रपति से भी मुलाकात
मुलाकात के राष्ट्र के मुख्य बिंदु द्विपक्षीय वार्ता भारतीय राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार की NSA अजीत डोभाल के चीन के विदेश की मंत्री वांग यी के साथ प्रश्न पर विशेष प्रतिनिधि या SR की वार्ता को 25वें दौर की सह अध्यक्षता की और नेतृत्व का दृष्टिकोण कि दोनों पक्षों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा किए गए सकारात्मक निर्देशों और विजन के अनुरूप द्विपक्षीय या संबंधों को आगे बढ़ाने की समीक्षा की है। सीमा पर शांति या परिसीमन वार्ता का मुख्य ध्यान कि वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर शांति स्थिरता बनाए रखना और सीमा के परिसीमन या डेलिमिटेशन कार्यों को प्रगति लाना और सहयोग की बहाली कतरन में या कैलाश मानसरोवर यात्रा और सीमा व्यापार मार्गों में बहाली सहित कई लोगों के बीच आपसी संपर्क या पीपुल टू पीपुल एक्सचेंज और द्विपक्षीय सहयोग के विस्तार पर यह संतोष व्यक्त किया है। आगामी ब्रिक्स शिखर सम्मेलन या महत्वपूर्ण या रणनीतिक बैठक नई दिल्ली में आयोजित होने वाली ब्रिक्स शिखर सम्मेलन से बैठक पहले आयोजित की गई। अगला हाइब्रिड नेटवर्क्स को अपनाकर 36% स्पीड बढ़ाए प्रति मिनट के बारे में सैंटेक्स से लिया गया। इन्फ्रास्ट्रक्चर इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IIT दिल्ली के IIT दिल्ली के एक वैज्ञानिक कामयाबी के बारे में शोधकर्ताओं ने लाईफाई या वाईफाई की तकनीकों को मिलाकर हाइब्रिड नेटवर्क तैयार किया है और 36% इंटरनेट स्पीड को हाइब्रिड नेटवर्क का उपयोग करने पर इंटरनेट की स्पीड 36.3% तक का सुधार देखा गया है और लाइट्स आधारित तकनीक लाईफाई तकनीक में इंटरनेट डेटा ट्रांसफर करने के लिए LED या लाइट या विशेष सेंसर का उपयोग किया जाता है। बिना रुके वीडियो या स्ट्रीमिंग यदि यूजर चलते फिरते लाईफाई के दौरान भी बाहर जाता है तो कनेक्शन बिना किसी रुकावट या बफरिंग के अपने आप वाईफाई या ट्रांसफर हो जाता है। तो चुनौतियां इस तकनीक को मुख्य चुनौती यह है कि अगर लाइट का रास्ता ब्लॉक हो जाता है तो हाथ या कोई वस्तु आगे आने पड़े तो सिग्नल रुक जाता है, इसलिए वाईफाई को बैकअप के रूप में जोड़ा जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आज इतना ही। थैंक यू।